जनतांत्रिक संघीय धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, मतलब जिनके ऊपर ये टिका हुआ है संविधान और उसमें अधिकार है। तब बाबा साहब ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि आप एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत। तब उन्होंने अगली बात ये कही कि ये राजनीतिक आजादी मिलेगी, लेकिन समाज के अंदर मौजूद सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी है, अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इस गैर बराबरी को खत्म नहीं किया गया, तो ये 300 साल से ज्यादा संघर्षों और कुर्बानियों की बदौलत खड़ा किया गया लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। और आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोकतंत्र, उसके चारों स्तंभ वो डगमगा रहे हैं, उनको भारी चुनौती पेश हो रही है। और इसलिए वो संविधान आज पूर्ण में रखा हुआ है। आज जिस संविधान को बदलने की बात हो रही है, ये बदलेंगे पता नहीं कब, लेकिन उसको साइड में रख के जो भी जुल्म जाती, चाहे सिर पर मूतने की बात हो, चाहे महिलाओं को नंगा घुमाने की बात हो, चाहे दलितों को मारने की बात हो, और चाहे गऊ पालने वाले, पशु पालने वाले जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने की बात हो, कोई भी कायदा कानून आज नहीं, बल्कि उल्टा हो गया। जितना ज्यादा उत्पीड़न करने वाले हैं उनको और ज्यादा मौजूदा सत्ता महिमा मंडित करती है, उनके फूल मालाएं डालती है। इसलिए उस संविधान को ताक में रख दिया और चौतरफा हमला जाति तौर के ऊपर, सामाजिक तौर के ऊपर और आर्थिक तौर के ऊपर जो भी अधिकार थे, चाहे जिंदा रहने का अधिकार, रोजी रोटी कमाने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, अपना परिवार पालने का अधिकार, जो भी अधिकार थे, वोट गिरने का अधिकार, सब के ऊपर बुलडोजर चला हुआ है। सब कुछ को रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी हमारे अधिकारों की आप बातचीत कर रहे हैं, मतलब उसमें और तो छोड़िए आप, जो हमारे कल्याण के लिए योजनाएं, दलित कल्याण के लिए जो उप योजनाएं, छात्रवृत्ति, सारी चौपट उनके ऊपर बुलडोजर फेर दिया। कलम नरेगा का बजट घटा दिया। गरीब लोगों को गरीब मानने की बजाय राशन कार्ड बनाने तो दूर की बात, 9 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बने हुए काट दिए। बहुत भयंकर किस्म का बुलडोजर चला हुआ है। सब कुछ के ऊपर आपा कितनी, इसलिए आज इस मौके के ऊपर लंबी विस्तार से बात ना करते हुए, क्योंकि यह सम्मेलन के अंदर इन्हीं तमाम बातों के ऊपर कि आज देश में, दुनिया में, हरियाणा के भीतर क्या सामाजिक परिस्थिति है, क्या राजनीतिक परिस्थिति है, क्या हालात है, और इन हालातों का कैसे हम मुकाबला करें, इन सवालों को लेके ये लंबी जद्दोजहद। और आज दिल्ली के अंदर देश के जितने दलित संगठन हैं उनकी मीटिंग है, और अगले महीने की 25 और 26 अगस्त को हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय स्तर की कन्वेंशन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर, दलित उस मुद्दों के ऊपर आयोजित करेंगे। तो आज का ये जो सम्मेलन 2 दिन चलेगा, ये 2 दिन का सम्मेलन इस बात के ऊपर आपकी सहमति लेने के लिए, आपकी सुझाव, आपकी सहमति कि दलित अधिकार मंच हरियाणा
2-3 इन्हीं गंभीर मुद्दों के ऊपर है, जिसमें पूरा हरियाणा के करीब 175 डेलीगेट जिलों से चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और उस रिपोर्ट के बाद उसमें बहस में हिस्सा लेने के बाद केंद्रीय कमेटी देश की शोषण जो दलित शोषण मुक्ति मंच है उसके दिशा निर्देशन में और हरियाणा की राज्य कमेटी ये सम्मेलन जो भी प्रस्ताव पास करेगा उस प्रस्ताव के अंदर आंदोलन की जो शुरुआत करेगा उसमें सब आप सबका योगदान और आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। इसलिए आज आप सबको यहाँ पर इस मौके के ऊपर आमंत्रित किया गया है। और ये भी सही बात है कि आज अपन ने सिर्फ दलित अधिकार मंच के और जन मोर्चों में काम करने वाले नेतृत्वकारी साथियों को यहाँ आमंत्रित किया है। आज कोई रैली नहीं करी आपने, रैली करांगे इस सम्मेलन के आह्वान के ऊपर आने वाले दौर में पूरे हरियाणा के दलित संगठनों को शामिल करते हुए संजय मांग पत्र के ऊपर सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर हजारों की तादाद के अंदर बड़ी रैली आप हरियाणा में करेंगे। तब आप दिखाएंगे कि हम भी इस देश के समाज के नागरिक हैं। तो इसलिए आज तो और ये ताकत भी अपने पास है। आज देश में तो कितने दलित संगठन काम करते हो, असल में तो वो दलित संगठन कम है, जाति के संगठन है। जातियों के तौर के ऊपर जैसे वर्ण व्यवस्था वाले नारे लगाते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, ऐसे ही जाति के तौर के ऊपर ये जो चेतना गर्व से कहो हम चमार है, गर्व से कहो हम वाल्मीकि है, गर्व से कहो हम धानक है, ये जाति की चेतना है। आपा जाति की चेतना नहीं बल्कि पूरा दलित समुदाय जो भी समाज में वंचित है उन सबको मिला के एक वर्गीय चेतना के आधार के ऊपर जिसके अंदर कमाने वाले का शोषण ना हो, किसी की भी इज्जत ना लूटी जाए, सबका मान सम्मान बराबरी और भाईचारा हो। इसी आधार के ऊपर आपा दलित अधिकार मंच हरियाणा का सम्मेलन ये जो आयोजित कर रहे हैं और इसमें ताकत भी अपने पास है। आज अगर हम अपनी ताकत को पहचान ले, अगर दलितों के तौर के ऊपर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा संगठित ताकत हमारे पास में है। ये हमारा हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी आंदोलन, हरियाणा का नगर पालिका कर्मचारी आंदोलन, हरियाणा की मिड डे मील का आंदोलन, हरियाणा का खेत मजदूर आंदोलन, हरियाणा का नरेगा आंदोलन और हरियाणा का तमाम महिलाओं का, किसानों का आंदोलन, या ताकत अगर हम सिर जोड़ के पंजा रोक के न और ललकार के आप कहे कि साडा हक इत्थे रखे, तो ये ताकत हमारे पास में है। इसमें आप कामयाब होंगे। यही आपसे सहमति लेने के लिए आप सबको यह आमंत्रित किया गया है। आपने हमारी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साथी राम कुमार जी का। एक दिशा, एक दशा उसके ऊपर बताने की कोशिश की है और एक विशेष बात इन्होंने अपने संबोधन में कही कि ये सम्मेलन केवल दलितों का सम्मेलन नहीं है, दलित अधिकारों के पक्ष में लड़ाई मजबूत करने का सम्मेलन है। इसलिए बहुत सारे सहयोगी हमारे संगठन, जिनका मैं नाम ले चुका हूं और भी कुछ नाम है, वो हमारे बीच में आए हैं। यहाँ किसान हैं, यहाँ मजदूर हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, यहाँ रिटायर्ड लोग हैं, यहाँ तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं जो चिंतित हैं कि मणिपुर जैसी घटना ना हो, जो पूरे देश में आज रोंगटे खड़े कर रही है कि ऐसी जाहिल और ऐसी खतरनाक घटना भी हो सकती है। और ये क्योंकि आज जो इंटरनेट बंद है, कितनी घटनाएं होंगी मालूम नहीं, अभी तो एक घटना सामने आई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं। ये इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की। हमारे बीच में कुछ और साथी
जिनका मैं आपके बीच में नाम रखना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर SZ नकवी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से, वो हमारे बीच में हैं। साथी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में RS साथी एडवोकेट हैं पंचकुला से, वो हमारे बीच में हैं। डॉक्टर रणबीर मलिक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी डिपार्टमेंट हमारे बीच में हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर अशोक अरोड़ा करनाल से आए हैं, हमारे बीच में समाजी कार्यकर्ता हैं, लगातार ऐसे आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं। शमशेर सिंह नंबरदार जो किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं, खाप के भी नेता हैं, वो हमारे बीच में हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। दिनेश शिवाज जी वो किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हैं, हिसार से आए हैं, साथी का स्वागत करते हैं। देशराज भवन निर्माण कामगार यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं देशराज जी, और राममेर जी महासचिव हैं इसी यूनियन के, हमारे बीच में हैं, हम साथी का स्वागत करते हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी के राज्य के अध्यक्ष हैं देवीराम जी, वो साथी का हम स्वागत करते हैं। CITU के नेता जींद में रहने वाले साथी और इस पूरे आयोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे साथी कपूर सिंह हमारे बीच में हैं, साथी का स्वागत करते हैं। साथी सत्यवान संयोजक हैं दलित अधिकार मंच कैथल के, हमारे बीच में हैं। साथी ओम प्रकाश सीमार संयोजक हैं दलित अधिकार मंच करनाल के। साथी संदीप जाजवान संयोजक हैं दलित अधिकार मंच जींद के। साथी रोहतास राजनी संयोजक हैं दलित अधिकार मंच हिसार के, हमारे बीच में इन साथियों का भी हम स्वागत करते हैं। साथी प्रकाश चंद्र पूर्व नेता रहे हैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के, हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ साथी हैं, साथी का हम स्वागत करते हैं। मिड डे मील वर्कर यूनियन की नेता राज्य के अध्यक्ष सरोज जो जज्जर से आई हैं, हम साथी का स्वागत करते हैं। और अकेली में आई 8-10 महिलाएं जज्जर इतनी दूर से चल के हमारे बीच में आई हैं, सभी का स्वागत करते हैं। अनीता राज्य कोषाध्यक्ष हैं आशा वर्कर यूनियन की, वो हमारे बीच में हैं। और जींद की जिला प्रधान नीलम और सेक्रेटरी राजबाला भी हमारे बीच में, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य के कैशियर हैं नंद किशोर जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता हैं, मैं उनको आमंत्रित करूं, उनके संबंध में 1-2 बात। तिलक बिड़ला जी हमारे बीच में हैं, डिवीजन सेक्रेटरी हैं करनाल से, इनका भी हम स्वागत करते हैं। रमेश सिद्धर जी हैं हिसार से, हम साथी का भी स्वागत करते हैं। जो मैं बात कहने जा रहा था कि हमारे बीच में आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, जो पूरी देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के ऊपर दलित अधिकारों को लेकर के चर्चा आपके बीच में करेंगे, वो दलित शोषण मुक्ति मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं। इसके साथ उनके साथ एक बड़ा नाम, बड़ा परिचय ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महिला रेजिमेंट की कैप्टन रही कैप्टन लक्ष्मी सहगल की वो बेटी हैं, वो हमारे बीच में आज की मुख्य वक्ता हैं। और कानपुर से, यूपी के कानपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रही हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुभाषिनी अली सहगल को, वो आएँ और आपके बीच में आज का मुख्य वक्तव्य रखें। जो साथी नोट कर सकें जरूर नोट करें, बहुत कीमती जानकारी हमारे बीच में होगी। साथी सुभाषिनी अली सहगल। साथियों से गुजारिश है कि साथी ऊपर बैठ जाएं जो बाहर खड़े हैं, और कुर्सियों पे अगर नौजवान साथी बैठे हैं वो कृपया नीचे आ जाएं। हमारे बुजुर्ग और जो शारीरिक रूप से तकलीफ में उन साथियों को कुर्सी दे दें, ये भी अपील है। तो सुभाषिनी अली जी। आज के इस सभा के अध्यक्ष सोहन लाल जी, संचालन करने वाले सुरेश जी और हमारे हरियाणा के दलित अधिकार मंच के संयोजक कॉमरेड राम कुमार जी, मंच पर उपस्थित तमाम संगठन के और दूसरे संगठनों के नेता, और इस सम्मेलन में, इस मीटिंग में आने वाले तमाम मेरी बहुत ही बहादुर बहनों और हमारे भाई
गर्व और खुशी का मौका है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत प्रयास के बाद हरियाणा के अंदर ये हमारा दलित अधिकार मंच का बहुत ही सफल सम्मेलन होने जा रहा है। अभी आपको बताया 135 इसके प्रतिनिधि है जो तमाम तकलीफों को उठाते हुए वो यहाँ आए हैं, दूसरे जिलों से भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, अपना काम छोड़ करके, घर की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ करके वो यहाँ आए हैं। इनमें से बहुत 2 दिन के लिए रहेंगी डेलीगेट्स हैं, तो मैं विशेष रूप से उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत यहाँ पर करती हूँ, क्योंकि ये हमारे आंदोलन, हमारे संघर्ष का बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो शोषण की, उत्पीड़न की सीढ़ी है, जो काफ़ी पायों की सीढ़ी है, उसमें जो सबसे निचला पाया है, जिनको सबसे ज़्यादा शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वो है हमारी दलित महिला बहनें। आज वो लड़ने के लिए यहाँ तैयार होकर के आई हैं, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आज स्वागत भी करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ जो एक बात और यहाँ पर कही गई, जिसके ऊपर मैं जोर डालना चाहती हूँ कि ये केवल दलितों का सम्मेलन नहीं, ये दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले तमाम लोगों का सम्मेलन है। ये बहुत ज़रूरी समझ है, क्योंकि अगर हम याद करें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के अंदर जो पद्धत है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम जातिवादी पद्धति कहते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका बहुत ही सटीक विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, देखिए दूसरे देशों में समाज के अंदर विभाजन है, समाज के अंदर अमीर और गरीब के बीच में विभाजन है, तो उसमें समाज दो भाग के बीच में विभाजित है। एक तरफ अमीर है जो शोषण करते हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब है, मजलूम है, जिनका शोषण होता है वो है। इसलिए ऐसे समाज में जो तमाम शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक करना बहुत असंभव कार्य नहीं है, इसको किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था है, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसको समझने की जरूरत है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 हिस्सों में समाज नहीं बटा है, बल्कि समाज सैकड़ों खेलों में बटा हुआ है, और उपजातियां भी आपस में भेदभाव मानती हैं। तो एक तरफ तो सवर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सवर्ण नहीं है, जो छुआछूत के अंदर भी भयानक रूप से ऊंच नीच का भेदभाव है। इसलिए एक ऐसे समाज में लोगों को इकट्ठा लाना और जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाना ऐसा काम है जिसमें केवल जातियों के नाम पर लोगों को आंदोलित नहीं किया जा सकता है, उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी लड़ाई जो पूरे समाज के अंदर से उत्पीड़न को हटाने की लड़ाई है, उसको लड़ने की जरूरत है। और यहीं पर जो हमारे साथी हैं, काम करते हैं, उनको भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोग जो वर्ग संघर्ष की लड़ाई करते हैं, हमारे लिए भी बताई। उन्होंने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये है क्या, इसको समझिए। ये केवल श्रम का बंटवारा नहीं है, ये केवल श्रम का बंटवारा नहीं है, ये श्रमिकों का भी बंटवारा है। ये ऐसा बंटवारा है कि एक ही कारखाने में काम करने वाले लोग वो भी आपस में भेदभाव मानते हैं, वो भी आपस में ऊंच नीच की भावना को लेकर के एक ही कारखाने में काम करते हैं या एक ही खेत में काम करते हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष के साथ जाति उत्पीड़न को भी अपने आगे रखते हुए उसके खिलाफ भी लड़ना होगा।
जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई वर्ग संघर्ष की लड़ाई को बहुत मजबूत करेगा और वर्ग संघर्ष की लड़ाई जाति उत्पीड़न को समाप्त करने के रास्ते में एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाला कदम होगा। तो ये जो बातें हैं इनको ध्यान में रखते हुए आज इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस खुले सत्र का आयोजन किया गया है ताकि वो तमाम लोग जो जाति उत्पीड़न के खिलाफ, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं उनको इकट्ठा लाया जा सके और उनकी सबकी अपनी सबकी समझ को बहुत साफ करते हुए इस लड़ाई को और ज्यादा मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। और आज के दौर में ये ऐसा करना बहुत ज्यादा जबरदस्त हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम लोग केवल एक मनोवादी समाज से नहीं लड़ रहे हैं, हमारा समाज तो सैकड़ों साल से मनोवादी है। मनोवाद के प्रभाव में इस समाज के तमाम हिस्से सैकड़ों सालों से जी रहे हैं। मनोवाद का मतलब क्या है? असमानता को मानना, असमानता को मानते हुए जातियों की असमानता को माना, उसके साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी असमानता को मानना। और मैं महिलाओं को याद दिलाना चाहती हूँ कि मनोवाद का ये मतलब है कि तमाम महिलाओं को असमान समझना, वो चाहे किसी भी जात में हो, चाहे वो पैसे वाली क्यों ना हो, चाहे वो किसी कंपनी की मालिक क्यों ना हो, चाहे वो ऊंची जात की क्यों ना हो, लेकिन मनोवादी सोच के हिसाब से किसी भी महिला का कोई भी स्वतंत्र अधिकार नहीं है। कोई भी महिला समाज के अंदर समानता का अधिकार नहीं रखती है। पैदा होने से लेकर के मरने तक उसको पुरुषों के ही अधीन रहना है। उनकी अपनी कोई भी स्वतंत्र सोच या स्वतंत्र पहल नहीं हो सकती है। यह है मनोवादी सोच। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मनोवादी सोच के प्रभाव में तो हमारा समाज सैकड़ों साल से चला आ रहा है। आज भी इस समाज पर मनोवादी सोच का बहुत जबरदस्त असर है और उस असर का कहां तक प्रभाव गया मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक तरफ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता माने गए हैं और उन्होंने संविधान सन 49 में तैयार करके संसद के सामने रख करके उसको पालन भी करने का काम किया। लेकिन उसी बाबा साहब अम्बेडकर को 51 में जो उनका पद था न्याय मंत्री का पद, उसको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों छोड़ना पड़ा? आज उसको याद करना और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज डंका पीट करके घोषणा कर रही है कि हम समान नागरिक संहिता बनाएंगे और पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनाएंगे, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज उनका ये एक प्रचार का अभियान चल रहा है। लेकिन आप याद करिए कि 1951 में संविधान की रचना करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को न्याय मंत्री का पद छोड़ करके क्यों इस्तीफा देना पड़ा? आपको मालूम है, आपको याद है, इस देश में उन्होंने पहली बार, और मैं तो अपनी महिला समिति की एक एक कार्यकर्ता से कहती हूँ कि तुम अपने घर से और नेताओं की तस्वीरें हटा दो जिनको आप राष्ट्रीय नेता समझते हो, तमाम देवी देवताओं की तस्वीर हटा दो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर अपने घर में लगाओ, क्योंकि वो पहले नेता थे हमारे देश में जिन्होंने लड़ करके महिलाओं के लिए अधिकार दर्ज करने वाले कानून बनाने का काम किया।
हमारे देश में बहुमत हिंदुओं का है, 80-82% हमारी आबादी हिंदू है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, सुधार का काम वहां शुरू करते हैं। और हिंदू औरतें जिनको विरासत का अधिकार नहीं था, जिनको तलाक लेने का अधिकार नहीं था, जिनको बच्चों का पालक बनने का अधिकार नहीं था, जिनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, उन औरतों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय के जो मनुवादी ताकतें थी, कुछ तो कांग्रेस के अंदर थी, कुछ बाहर थी, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा बवाल काटा कि ये आदमी तो हिंदू धर्म को ही खत्म कर रहा है, हिंदू औरतों को अधिकार मिल जाएंगे तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा, संकट में आ जाएगा, इसको तो हम पारित नहीं होने देंगे। और हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी ये बयान दिया कि अगर ये कानून बनता है तो मैं राष्ट्रपति पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या सोच थी ये मनुवादी सोच थी। और उस मनुवादी सोच की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर मैं अपनी बहनों को समानता नहीं दिला सकता तो ये कुर्सी मेरे लिए बेकार है। और उन्होंने मिसाल कायम की। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई नेता नहीं मिलेगा आपको जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी कुर्सी को ठुकराया हो और न्याय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया हो। लेकिन मैं आपको बताना ही चाहती थी कि इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में मनुवादी ताकतों का कितना प्रभाव रहा है और पूरे समाज के ऊपर उनका कितना प्रभाव है। और मैं माफ कीजिएगा, ये प्रभाव ऊपर से लेकर के नीचे तक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक है, क्योंकि हम इतने खानों में बटे हुए हैं कि किसी न किसी को अपने से नीच समझते हैं। और तमाम औरतों को तो नीच समझते ही है, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपनी जात में तो उनको नीच समझते ही है, उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो ये है मनुवाद का प्रभाव समाज के अंदर। और इसके चलते जो हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार गरीबों को मिले हैं, दलितों को मिले हैं, आदिवासियों को मिले हैं, महिलाओं को मिले हैं, मजदूरों को, किसानों को मिले हैं, इन तमाम अधिकारों को अभी तक हमने पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि ये मनुवादी ताकतें ये असमानता को बनाए रखना चाहती है और सामाजिक असमानता के साथ साथ इनकी सरकारों ने वर्गीय असमानता को भी बहुत बड़े पैमाने पर बनाए रखा। अमीरी और गरीबी की खाई को बढ़ाते गए और जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, जो हमारे देश के जिम्मेदार हैं, उन्हीं के हक में सरकार किया। और इसलिए जो अधिकार हमको संविधान से मिलने चाहिए थे, आज भी हमको प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई तो हमारी पहले भी कठिन थी, पहले भी अत्याचार होता था। मैं यहाँ पहली बार जब हरियाणा सामने 5 दलितों को पीट करके मार डाला गया। क्यों मार डाला गया? क्योंकि वो जानवर का खाल उतार रहे थे, मरे हुए जानवर का खाल उतार रहे थे। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने गाय को काटा है, इन्होंने पशु का वध किया है, इसलिए उनको ट्रॉली में लाद करके मारते मारते थाने तक लाए और थाने के सामने उनको मार करके मार डाला। और दुनिया को ये बताया कि तुम कानून कुछ भी बना लो, तुम संविधान चाहे जैसा बना लो, लेकिन हम जिनका वर्चस्व है गांव के अंदर, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही चलेगा। उसके खिलाफ बहुत आंदोलन हुआ।
हावी है और धर्मवादी सोच का कितना प्रभाव है। लेकिन आज भाइयों और बहनों, एक नए दौर में हमने प्रवेश किया है। यह नया दौर कैसा है? इसमें तो मनुवादी प्रभाव समाज के अंदर तो है ही, लेकिन जो सरकार 2014 से दिल्ली में बैठी है और जो आपके यहाँ ये खटारा सरकार चल रही है और हमारे यहाँ एक योगी की सरकार चल रही है, ये जो भाजपा की सरकारें चल रही है तमाम राज्यों में और केंद्र के अंदर, ये तो सरकार ही मनुवादी है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? समाज के अंदर तो मनुवादी प्रभाव है ही, राजनीतिक दलों में भी है, लेकिन अब तो एक ऐसी सरकार आ गई है केंद्र में और कई राज्यों में जो खुला मनुवादी है। ये कौन लोग हैं? ये अपने आप को भाजपा कहते हैं, लेकिन भाजपा का विचार क्या है? भाजपा का संचालन, यानी भाजपा के पीछे उसको चलाने वाली ताकत कौन सी है? वो चलाने वाली ताकत आरएसएस की है। जो लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, अब वो पूरी पैंट पहनते हैं खाकी रंग की और परेड करते हैं सुबह सुबह। आप लोगों ने देखा होगा, कंधे लेकर के, काली टोपी लगा करके, ये आरएसएस है। और यही आरएसएस भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, इन तमाम संगठनों को चलाने का काम ये आरएसएस करती है। ये आरएसएस उस समय भी थी जब हमारा संविधान बना। जब वो संविधान बना और संसद के अंदर लाया गया, सबने, जितने दल थे, आधे मन से या पूरे मन से, उन्होंने संविधान का स्वागत किया। वो सारे दल भी ऐसे थे जिनका कुछ न कुछ संबंध आजादी के आंदोलन के साथ भी रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कुछ किसानों की भी पार्टियां थी उस समय। सबका संबंध आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ उसके साथ रहा और इसलिए कुछ उनका विचार आदर्शवादी भी था, थोड़ा सा समानतावादी भी था। तो इस संविधान को उन्होंने स्वीकार किया और उसको मान्यता दी। लेकिन ये जो आरएसएस थी और ये जो हिंदू महासभा था, ये दो ऐसे संगठन थे हमारे देश में जिन्होंने साफ साफ कह दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम ये संविधान नहीं मानते, हम इस संविधान को नहीं मानते और इसको हम कभी नहीं मानेंगे। हम क्या मानते हैं? हम तो मनुस्मृति मानते हैं, यही हमारा कानून का आधार है और मनुस्मृति के आधार पे ही हमारे देश में कानूनों की संरचना होनी चाहिए। तो ऐसा है कि इनके बारे में सब कुछ हमको मालूम है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम समानता मानते हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा उस समय कि हम संविधान मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के इस्तीफे के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था। अब तो ये डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा करते हैं, तो मजबूरी है। संविधान के ऊपर हाथ रख करके मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ये इनकी मजबूरी है। 14 अप्रैल को उनकी मूर्ति पर माला डालते हैं, ये भी उनकी मजबूरी है। इन्होंने एक दलित व्यक्ति को हमारे देश का राष्ट्रपति भी बना दिया, ये भी उनकी मजबूरी है। लेकिन हमें मालूम है, वो हमारे शहर कानपुर के ही रहने वाले हैं, कि जब वो राष्ट्रपति होने के बाद मंदिर में गए तो मंदिर में उनके और उनकी पत्नी को उस स्थान पर नहीं
जात के लोग जाते थे। और ये हमारे समाज की असलियत है और भाजपा की सोच की भी असलियत है। इसलिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको चलाने वाले लोगों ने 1950 में ही लिख दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते और मनुस्मृति को मानते हैं। ये जो सावरकर का नाम आज ये बार बार लेते हैं और लोगों के बीच में प्रचार करते हैं कि ये सावरकर एक देशभक्त था। अरे देशभक्तों के बीच में इसका नाम लेना देशभक्तों का अपमान है। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। आपके अंदर आग लगनी चाहिए जब ये सावरकर को देशभक्त कहते हैं। अगर आप भगत सिंह को देशभक्त मानते हो तो आपको सावरकर को नहीं मानना है, और अगर आप सावरकर को मानते हो तो हाथ जोड़ती हूँ, भगत सिंह को देशभक्त मानना बंद कर दीजिए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ाए गए। उनके बाप ने अंग्रेजों से माफी मांगी कि मेरा लड़का नासमझ है, इसको छोड़ दो। और भगत सिंह ने क्या कहा, आज के बाद मेरा कोई बाप नहीं है। और उसके बाद उसने शक्ल नहीं देखी अपने बाप की। ये होता देशभक्ति। और ये सावरकर, हाँ उसने कुछ काम किया, उसके लिए उसकी जेल हुई, लेकिन जेल से उसने 5 बार माफीनामा अंग्रेजों के नाम भेजा, उनसे माफी मांगी। और माफी ही नहीं मांगी, उनको यह भी लिख के बता दिया कि हमको छोड़ दोगे तो जितने दिन मेरे जीवन के बचे हैं मैं आपकी ही सेवा करूंगा और आपके साम्राज्य को बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसने वही काम किया। जब वो छोड़ा गया, अंग्रेजों ने उसको पेंशन दी। और सावरकर ने काम क्या किया, उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि अंग्रेज से लड़ना तो बेवकूफी है, तुमको तो लड़ना चाहिए देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं। कौन है दुश्मन? मुसलमान, ईसाई, इनसे करो, अंग्रेजों के खिलाफ मत करो। और जिन्ना से पहले, ये याद रखिए आप लोग, जिन्ना से पहले उसने 1937 में भाषण में कहा कि हिंदू और मुसलमान ये 2 अलग राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते, इनको अलग अलग होना चाहिए। यही बात 4 साल के बाद जिन्ना ने कही और उसके बाद ये विभाजन हुआ, जिसमें आपका हरियाणा भी टूटा, पंजाब जो पूरा था वो टूटा और खून की नदियां हमारे देश में बहाने का काम किया गया। तो मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, आज जो लोग राज कर रहे हैं ये है खरे मनुवादी, मतलब इनके अंदर मनुवाद के अलावा कुछ नहीं है। संविधान के प्रति, समानता के प्रति इनका जरा भी विश्वास नहीं है। और अगर हम देखें कि पिछले 9 साल में इन्होंने क्या काम किया है, तो इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को खोखला बनाने का ही काम किया है, उसको समाप्त करने का ही काम किया है। वो कह नहीं सकते कि अरे हम तो संविधान हटाएंगे, हम तो मनुस्मृति लाएंगे। अगर ऐसा कहते तो जनता खड़ी होकर के उनको कुर्सी से उठा के नीचे पटक देगी। ऐसा नहीं कहते हैं, बातें अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं इस पर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। हमारा संविधान क्या कहता है? अधिकार देता है, मजदूरों को अधिकार देता है यूनियन बनाने के लिए, अपनी मांगों के लिए लड़ने के लिए, किसानों को अधिकार देता है। लेकिन इन्होंने संसद के अंदर मजदूरों के तमाम कानूनों को खत्म कर दिया। आज 12 घंटे और 14 घंटे में काम करना जायज हो गया है। अब पक्की नौकरी किसी की नहीं है, किसी को भी अब पक्की नौकरी मिलने वाली नहीं। आपको बता दीजिए, हरियाणा में कोई
पक्की नौकरी बची है क्या? काम करना है तो संविदा में काम करो, काम करना है तो ठेकेदारी में काम करो। अब इसी तरह से लोगों को काम मिलेगा। जो पक्की नौकरी थी जिसमें बोनस मिलता था, महंगाई भत्ता मिलता था, जिसमें आदमी या औरत स्थायी होते थे, पेंशन मिलती थी, अब ये सारे अधिकार 9 साल के अंदर इस सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं। मजदूरों के अधिकारों पर मुखारा किया है। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक साथ हरियाणा का किसान और तमाम हरियाणा की किसान महिलाएं, उन्होंने दिल्ली को घेर करके काले कानूनों का विरोध किया। ये मोदी हर 3-4 साल में जब बहुत मजबूर होता है तो 2 आंसू बहाता है। जब किसानों ने उसको घेर लिया तो आंसू बहा के उसने कहा कि काले कानून वापस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ किसान बैठे हैं, हमारे कॉमरेड इंद्रजीत हैं और तमाम लोग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी वादा सरकार ने वेतन के साथ किया, उन वादों को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है। और अब जो उनका इरादा था वो सामने आ रहा है कि वो किसानों की जमीन, किसानों का खेत अडानी जैसे पूंजीपति के हवाले करना चाहते हैं। उनकी जो फसल है उसकी पूरी की पूरी खरीद भी अडानी जैसी कंपनियों के हाथ में देना चाहती है। और जब ऐसा हो जाएगा तो किसान भी सड़क पर आ जाएगा, उसके बेटे का काम भी चला जाएगा और जनता को जो अनाज है, जो दूसरी खाने पीने की चीजें हैं, वो किस भाव मिलेगी, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो हमारे संविधान में जो किसान और मजदूरों की जान और जीविका को बचाने के लिए तमाम प्रावधान थे, कानून थे, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया है बताने की जरूरत है क्या? आज महिलाओं को कहीं काम नहीं मिल रहा है। सबसे कम दुनिया के अंदर, आप सोचिए, दुनिया के अंदर सबसे कम महिलाओं को काम हमारे भारत में मिल रहा है। दूसरे तमाम देशों में जो काम करने वाली आबादी है उसमें 30%, 40%, 50% भी महिलाएं हैं, लेकिन हमारे देश में 17% भी नहीं बची है। उनका काम उनसे छीन दिया गया है, काम का अधिकार भी उनसे छीन दिया गया है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारा संविधान कहता है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सरकार को शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में और आपके हरियाणा में क्या हो रहा है? शिक्षा के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, नहीं बंद किया जा रहा है। और यहाँ तो एक कमाल हो रहा है कि अगर आप अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखोगे तो सरकार उसमें कुछ पैसा नहीं देगी। अगर आप अपने बच्चे का नाम सरकारी स्कूल में लिखोगे तो आपको 500 रुपए की फीस भी देगी। हो रहा है नहीं हो रहा है? इसका नतीजा क्या होगा? सरकारी स्कूल सब बंद हो जाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक सब बेकार हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो प्राइवेट स्कूल में जो सरकार कुछ पैसे देती है वो भी देना बंद हो जाएगा। पढ़ाना है तो फीस दो, नहीं पढ़ाना है तो घर बैठो। घर कौन बैठेगा? हमारी बेटी बैठेगी, हमारी लड़कियां बैठेगी। अभी से 2 साल के अंदर कोरोना तो खत्म हो गया। कोरोना काल में पता नहीं कितनी बच्चियों का नाम कट गया था और अब भी वो नाम जुड़े नहीं हैं। आज भी हमारी पता नहीं गरीब जनता की कितनी बेटियां शिक्षा से वंचित हैं। एक तरफ तो फीस ज्यादा और दूसरी तरफ जो स्कॉलरशिप मिलती थी, जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वो अब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में बिल्कुल समाप्त हो गई है। कहते हैं पहले भर्ती कर दो बाद में मिलेगा। अरे जब भर्ती करने
हमारी दलित बच्चियां और जिन लोगों को स्कॉलरशिप, जिन लोगों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, उनका हाल खराब है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये संविधान को खत्म करने वाले काम है। ये संविधान की जगह मनुस्मृति को लाने के काम है, क्योंकि मनुस्मृति क्या कहता है, यहाँ हमारे LIC के लोग भी हैं, दूसरे भी कर्मचारी हैं, उनको सबको भी मैं बताना चाहती हूँ, मनुस्मृति कहता है कि आपकी भले ऊंची जात हो, लेकिन अगर आप काम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं किसी की, तो आप भी शूद्र हो और आपके लिए मुंह खोलना ये पाप है। आपका कर्म है, आपका धर्म है कि मुंह पर पट्टी बांध करके जैसा मालिक है वैसा ही काम करो। तो ये जो आज कर रहे हैं, ये मनुस्मृति को ही लागू कर रहे हैं। ये मनुवादी विचारधारा के ही चलते ये कानून बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। और क्या है मनुस्मृति में कि आपका जो पेशा है, आपका जो काम है, वो आपके जन्म के साथ तय होगा। अब हमारे यहाँ आरक्षण मिल गया तो कुछ दलित परिवार के लोग, आदिवासी परिवार के लोग इंजीनियर भी बन गए, मास्टर भी बन गए, छोटे मोटे कर्मचारी भी बन गए, और उन्होंने सोचा कि अरे अब तो वो जो होता था कि जिस पेशे में पैदा हुए हो उसी में तुमको काम करना है, अब वो प्रथा खत्म हो गई। लेकिन अब वो प्रथा वापस आ गई है। अब तो सरकारी नौकरियां कहीं किसी को मिलनी नहीं है। अब तो ऊंची पढ़ाई भी गरीबों के बच्चे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर क्या करेंगे हमारे बच्चे, क्या करेंगे दलित और आदिवासियों के बच्चे? ठेकेदारी में काम करेंगे, सफाई कर्मचारी का काम करेंगे, सीवर और गटर में जाकर के मरने का काम करेंगे। ये आज उनके भाग्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख रही है, जिसके खिलाफ हमको उठ खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और ये जो उनकी मनुवादी साजिश है उसको नाकाम करना होगा। भाइयों और बहनों, ये आज हमारे लिए जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए जो हालात है वो तो बहुत ही बद से बदतर हो गए हैं। आज अगर दलित उत्पीड़न की बात हम करें तो वो चरम पर है। हर जगह अगर एक दलित लड़का मूंछ रख ले तो उसको मार डाला जाता है। अगर कोई बच्चा अपने फोन पर डॉक्टर बाबा साहब का गीत लगा ले तो मार डाला जाता है। अगर कोई दलित बच्ची खेत में जाती है तो उसके साथ बलात्कार हत्या होती है। ये तो आम बात हो गई है, दलितों के साथ अत्याचार को आम बात हो गई है। इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इसकी आज कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आज अत्याचार अगर होता है तो क्या न्याय मिलता है? मनुस्मृति में न्याय के बारे में तो मनुस्मृति में न्याय के बारे में क्या लिखा है इसको आप, मैं आपसे हाथ में कान खोल करके समझ लीजिए। हमारा संविधान कहता है कि अगर कोई भी अपराधी करे तो उसको सजा कानून के हिसाब से मिलेगी। ये हमारा कानून और हमारा संविधान कहता है कि नहीं कहता है? बताइए हमको। कोई भी अपराधी हो, लेकिन उसने क्या किया है, कैसा अपराध किया है, उसके आधार पर उसको सजा मिलेगी। लेकिन मनुस्मृति क्या कहता है कि अपराधी की जांच को देख करके और जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जांच को देख करके सजा तय होगी। क्या मतलब इसका? अगर कोई ऊंची जात का आदमी किसी नीची जात के आदमी की हत्या करता है तो 4 पंडितों को उठा के खिला देगा, प्रायश्चित खत्म, कोई सजा नहीं मिलेगी। और अगर कोई छोटी जात
मानी जाएगी कि फिर ऐसा करने की हिम्मत कोई दूसरा न जुटा पाए। ये है मनुस्मृति। आज कानून का क्या हाल है, कैसे कानून लागू किया जा रहा है। हाथरस उत्तर प्रदेश में एक दलित लड़की के साथ 4 ठाकुरों ने बलात्कार किया खेत में। उसने बयान दिया, उन चारों के नाम दिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ये झूठ बोल रही, क्योंकि चारों जो अपराधी थे वो उनकी जात के थे। उसके बाद वो लड़की मर गई और मरने से पहले उसने अपनी, जिसको कहते हैं मृत्यु घोषणा, उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दी कि इन 4 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे गले को दबाया। उसके बाद वो 4 बंद हुए। लेकिन 1.5 साल के बाद कोर्ट ने फैसला दे दिया। क्या फैसला दे दिया? कि इसके साथ में बलात्कार हुआ ही नहीं। मतलब जज साहब वहां खड़े देख रहे थे, बलात्कार हुआ नहीं। लड़की कह रही है, मरने से पहले कह रही है, उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट कह रही है, लेकिन जज साहब कह रहा नहीं, कोई बलात्कार नहीं हुआ और 3 लोगों को छोड़ दिया। चौथे के बारे में कहा हाँ उसका गला दबाया गया, उससे वो मर भी गई, लेकिन इसका कोई इरादा नहीं था मारने का, वो गलती से मर गई, इसलिए उसको हत्या नहीं, उसको जिसको मैनस्लॉटर कहते हैं अंग्रेजी में, किसी को मार देना बिना योजना के, उसकी ही सजा देनी चाहिए। तो ये मनुवाद है कि नहीं? अगर इसका उल्टा होता तो दलितों के घर पर योगी जी का बुलडोजर चल जाता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि योगी का बुलडोजर बहुत बढ़िया है, तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रचार होता है ये योगी का बुलडोजर तो मुसलमानों के घरों पर चल रहा है, तो लोग ताली बजाते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुसलमानों के घरों पर योगी का बुलडोजर चल गया। लेकिन हम पूछते हैं कि इन बलात्कारियों के घर के ऊपर योगी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसलिए कि वो ऊंची जात है। तो आप ऊंची जात के हो, आपने दलित महिला के साथ बलात्कार किया, वो मर भी गई, आप छूट गए, आप आराम से घूम रहे हो। ये है मनुस्मृति का न्याय। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो और सुन लीजिए। एक केस है गुजरात का, एक महिला 14 लोगों के परिवार में बची, उनका पीछा दंगाई कर रहे थे, उसकी 3 साल की बेटी थी, उसका सर कुचल करके उसकी हत्या कर दी। उसके भाई की 1 दिन की बेटी थी, उसको भी सर कुचल करके मार डाला। 3 औरतें थी उस परिवार की, माँ के सामने बेटी और बहू के साथ बलात्कार किया, बहू और बेटी के सामने माँ का बलात्कार किया, और ननद और सास के सामने बहू का बलात्कार किया और सबको मार डाला। सिर्फ वो एक औरत बची। 8 साल तक उसने मुकदमा लड़ा और 11 लोगों को जेल भेजा, सजा हो गई उनकी। लेकिन पिछले साल 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया लाल किले से कि अब महिलाओं का सम्मान करना होगा, और सम्मान करते हुए उन 11 हत्यारे बलात्कारियों को जेल से छोड़ दिया कि इनको हमने छोड़ दिया। उनको मिठाई खिलाई गई, उनको हार माला पहनाया गया और लोगों ने कहा ये तो संस्कारी ब्राह्मण है। तो आप अगर हिंदू हो और मुसलमान औरत के साथ बलात्कार करते हो, मुसलमान परिवार की हत्या करते हो, तो आप संस्कारी हो, आपको सजा नहीं होगी। और अगर आप गरीब हो, दलित हो, मुसलमान हो, तो आपके घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। ये है मनुवादी न्याय। आपके हरियाणा का एक बड़ा कमाल का आदमी है, उसका नाम राम भी है, रहीम भी है, भाजपा में वोट दिलाता है। 2 औरतों का
हमको वोट दिलाओगे तो जेल के बाहर तुमको रखेंगे, हमको वोट नहीं दिलाओगे तो जेल के अंदर तुमको सड़ा देंगे। ये भाइयों और बहनों की स्थिति है। अब आपको लगेगा इससे हमको क्या मतलब? अरे मतलब तो यही है कि अगर हमारे साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ कोई अत्याचार करेगा, कोई हिंसा करेगा तो उसको अब सजा भी नहीं होगी। पहले तो इतनी उम्मीद थी धरना करो, प्रदर्शन करो तो सजा तो हो जाएगी, अब तो सजा भी नहीं होगी, उनको हार माला पहनाया जाएगा और अगले चुनाव में टिकट दे करके उनको मंत्री बनाया जाएगा और कहा जाएगा अभी तो एक ही के साथ बलात्कार किया है और मंत्री बन गया, जाओ दसियों के साथ करो। ये होने वाला है इस देश के अंदर, ये होने वाला है हमारे समाज के अंदर। और अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हो तो जिस बात को कहने में भी हमको शर्म भी आती है और मतलब कहना भी मुश्किल हो जाता है। आप देखिए कि मणिपुर के अंदर अभी वहां से 4 दिन पहले की ऐसी तस्वीर आई है। ये मणिपुर कहाँ है? अरे ये हमारे ही देश का एक हिस्सा है, थोड़ा दूर है हमसे लेकिन हमारे ही देश का हिस्सा है। वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ भाजपा की सरकार है। दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। 3 मई से मणिपुर में आग लगी हुई है और 3 मई को नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? कर्नाटका में वोट मांग रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ वोट बोल करके वोट मांग रहे थे। ये भी ध्यान दीजिए, बजरंगबली बन करके वोट मांग रहे थे। उनको कोई चिंता नहीं थी कि मणिपुर जेल लड़ा। अच्छा भाई, चुनाव हो गया, उसके बाद विदेश यात्रा, दिन में 4 बार कपड़े बदलना, दिन में 10 बार फोटो खिंचवाना, भारत में दिखाना कि देखो इंग्लैंड में, अमेरिका में कितना स्वागत हो रहा है नरेंद्र मोदी का। अरे अगर तुम उनका सामान खरीदने जाओगे, अगर किसी भी दुकान पर आप गए और आपने कहा अरे जो भी सामान बेचना है हम दोनों दाम देने के लिए तैयार है, तो वो दुकानदार तुम्हारा स्वागत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अरे कुर्सी पर बिठा करके तुमको जो है कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएगा और गया भेजिए आओ बैठो, स्वागत करेगा। तो अगर हमारा प्रधानमंत्री जाता है विदेश और दोनों दाम पर मतलब मुंह मांगे दाम पर उनका सामान खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसका स्वागत तो होगा ही, उसकी वाहवाही तो होगी। और उसी को फोटो भेज करके हमारे देश के लोगों को बता रहे हैं अरे ऐसा नेता तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा नेता तो कहीं देखा ही नहीं गया। सुबह से लेकर के शाम तक टीवी पर, अखबारों में यही देखने को मिला। लेकिन मणिपुर सरकार लौट किया है, फिर भी नहीं गए, बोले भी नहीं, फिर विदेश यात्रा पे गए। मतलब उनको विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं, क्योंकि यहाँ तो लोग उनसे सवाल करते हैं, वहाँ उनका स्वागत करते हैं, इसलिए वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन आप समझिए कि वहाँ हो क्या रहा था? जो काम भाजपा करती है हर राज्य में, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, आदिवासी और गैर आदिवासी को लड़ाना, दलित और गैर दलित को लड़ाना, यही काम वो मणिपुर के अंदर भी कर रही थी। वहाँ की आधी आबादी आदिवासी है, उनमें ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के हैं और आधी आबादी मैदान की है, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। उनके बीच में ऐसी आग लगाई, उनके बीच में ऐसी नफरत को पैदा कर दिया कि आस पास रहने वाले लोग, पड़ोसी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और 4 मई को, ये ध्यान में रखिए, ये वीडियो तो परसों निकला है लेकिन घटना 4 मई की है। 4 मई को भीड़ ने औरतों को नंगा करके उनको घुमाया, उनकी घोटियों को नोचा, उनके साथ हर तरह की बदतमीजी और बदसलूकी की
और इसका वीडियो अभी 2 दिन पहले आया है कि हमारे ही देश के लोगों ने अपने ही पड़ोसी महिलाओं के साथ ऐसा किया, क्योंकि नफरत बहुत बुरी चीज होती है। नफरत इंसान की इंसानियत को खत्म कर देती है। नफरत ऐसी दुश्मनी पैदा करती है कि आप ऐसा काम दूसरे के साथ करते हो जो आपने खुद भी कभी कल्पना नहीं की थी आप करोगे। ये काम वहां पर हुआ। वीडियो तो 3 दिन पहले आया है, लेकिन पुलिस वहां खड़ी थी जब ये हो रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी। मतलब 2 महीने से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, हमारे देश का महिला आयोग, हमारे देश का मानव अधिकार आयोग, सबको मालूम था कि मणिपुर के अंदर महिलाओं को भीड़ ने नंगा घुमाया, बलात्कार किया, उनका प्रदर्शन किया, उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला, किसी ने भी कुछ नहीं किया। जब वीडियो निकला तब जाकर के वहां का मुख्यमंत्री कहता है, क्या कहता है, अरे ऐसी तो 100 घटनाएं घट चुकी हैं। अरे 100 घटनाएं घट चुकी हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों मुख्यमंत्री बनाए रखा है? 100 घटनाएं ऐसी घटी है। आज पेपर में नई खबर आई है कि 2 महिलाओं की जली हुई लाशें भी मिली है। पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनकी ये जो नफरत की राजनीति है, आपस में लड़ाने की राजनीति है, इसके पीछे आपको समझना होगा कि उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। वो यही चाहते हैं कि हम लोग नफरत पे पागल हो जाएं, अंधे हो जाएं, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, अपने ही जैसे लोगों के खिलाफ लड़े, उनकी जान ले, और सरकार अपना काम करे। क्या? जंगल, खेत, ईंधन, प्राकृतिक धन और दौलत, सब कुछ, हवाई अड्डा, रेलवे, सड़क, सब कुछ अंबानी को दे दे, अदानी को दे दे, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। बहुत मैंने आपको परेशान किया, थोड़ा सा आपका दिल हल्का भी कर दूँ, हंसी भी आ जाएगी आपको। एक शहर है हमारे देश में जिसका नाम है काशी, बनारस। सुना होगा आपने? बनारस का नाम सुना है? शायद आपके खटारा जी वहाँ तीर्थ यात्रा में भी लोगों को कह रहे थे मुफ्त में हम घुमाएंगे, बनारस ले जाएंगे। तो बनारस की कहानी है कि आपको याद होगा कि एक दिन गैस के सिलेंडर का दाम एक ही दिन में 150 रुपया बढ़ गया। याद है? याद है ना? एक दिन में 150 रुपया बढ़ गया। अब तो गैस का सिलेंडर हम भरवा ही नहीं पाते हैं, ये बात अलग है। कहते नहीं किसी से, लेकिन सच्चाई तो ये है। तो जिस दिन गैस के सिलेंडर का दाम 150 रुपया बढ़ गया, तो बनारस की परचून की दुकान के सामने एक औरत बहुत बड़बड़ा रही थी और अपनी भाषा में कह रही थी, देखो दिन काम होगा, 150 रुपया बढ़ा के बताओ कहाँ खाएं, कहाँ खवाएं, कैसे करवाएं, क्या करें। बहुत नालायक सरकार है, बहुत बेकार है, खूब बड़बड़ा रही थी। तो एक लड़का खड़ा था, वो पीला दुपट्टा डाले, वो सुन रहा था कि ये तो मोदी जी के खिलाफ बोल रही है। वो फौरन वहां पहुंचा, बोला अम्मा कुछ जानती हो क्या हुआ? बोला नहीं भैया, क्या हुआ? अरे कहने अम्मा गजब हो गया, मस्जिद में शिवलिंग निकली है। अच्छा भैया, मस्जिद में शिवलिंग निकली है? तो बहुत ही खराब, अपना वो सिलेंडर भूल गई, 150 रुपया भूल गई और चली गई देखने तो मस्जिद में कहाँ शिवलिंग निकली है, और मुसलमानों के खिलाफ उसके दिमाग में नफरत। तो यही है इनका काम, ये नफरत फैलाते हैं। जो अल्पसंख्यक है, ईसाई है, मुसलमान है, दलित है, इनके खिलाफ भड़काते हैं। इंसान की इंसानियत को छीन करके हमले करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, और झगड़े की आड़ में हमारे देश की पूरी संपत्ति, आज लड़कों को नौकरी
बयान, बड़ा बड़ा साइलो सब दे रहे हैं अदानी को। सारा जो हमारे देश में प्राकृतिक संपदा है, जो पहाड़ है, जो जंगल है, जो जंगलों के नीचे तमाम मिनरल्स हैं, तमाम मिनरल है, सब उनको दे रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे हैं, हम छोटे छोटे खानों में बढ़ रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, उपजात के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे का घर जला रहे हैं। और ये सरकार हमारा पूरा घर, हमारे घर की पूरी दौलत, हमारी पूरी संपत्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ कर रही है, उनके हवाले कर रही है। तो यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अधिकार की लड़ाई है, और हमारी लड़ाई समाज में समानता स्थापित करने की लड़ाई है। हम औरत और पुरुष के बीच में समानता चाहते हैं, हम समाज के अंदर समानता चाहते हैं, हम हर तरह की समानता चाहते हैं। तो हमको इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की एक बात और याद करनी पड़ेगी कि हमारे मिशन के दो दुश्मन हैं, रुचिवाद और ब्राह्मणवाद। दोनों के खिलाफ लड़ना होगा। केवल ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो पूंजीवाद हमको दबा के रखेगा, केवल पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो समाज के अंदर हमको समानता नहीं मिलेगी। दोनों के खिलाफ लड़ना है। आर्थिक पैमाने की लड़ाई भी है, सामाजिक पैमाने की लड़ाई भी है, मिलजुल करके लड़ना होगा। जो लोग वर्ग संघर्ष पे यकीन रखते हैं उनको जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ भी लड़ना होगा, और जो लोग जातिगत उत्पीड़न से परेशान हैं उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनको वर्ग संघर्ष का रास्ता भी अपनाना होगा। यही हमारा तरीका हो सकता है, यही हमारा रास्ता हो सकता है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा समाज बनाने के लिए जो समानता पर आधारित हो, जो एकता पर आधारित हो, जो सबकी बराबरी पर आधारित हो, सबके अधिकारों को सुरक्षित रखने वाला समाज, उसके लिए हमारी लड़ाई है। और ये जो आपका सम्मेलन होने जा रहा है, उस लड़ाई के अंदर एक महत्वपूर्ण पहल है, एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रूप में हमको इसे देखना है। हरियाणा में भी सन 24 दूर नहीं, बड़ी लड़ाई होने वाली है। हमको डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हर जगह लिख के रखना चाहिए कि जीना है तो पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों के खिलाफ लड़ना होगा, भाजपा से लड़ना होगा, इस मनोवादी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, और उनको नीचे उतार करके आगे बढ़ना होगा। ये हमारा नारा एक बस्ती, एक गाँव आपके इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इसकी घोषणा करती हूँ कि अब आपके सम्मेलन का उद्घाटन होता है। अब आप अपने सम्मेलन के दूसरे कामों को शुरू कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।